इस समय सीधे लिए चलते हैं आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो सेंट्रल रजिस्ट्रार हैं उनके ऑफिस का उद्घाटन कर रहे हैं। सीधे चलते हैं। आप भी ठीक प्रकार से दिया नहीं जाता था, ना कंप्यूटराइजेशन था, ना कानून और रूल्स समय के अनुरूप बदले गए थे और उस अवस्था में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमारी चल रही थी। आज सहकारिता मंत्रालय बनने के 2 साल के बाद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में 98 संशोधन के हिसाब से सारे परिवर्तन कर दिए गए हैं। समय के साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी के चलाने में जो कई प्रकार के विसंगतियां भी आई थी, कई प्रकार के दूषण भी आए थे, वो विसंगतियों को दूर करने के लिए और दूषण को निरस्त करने के लिए कानून 2023 में हमने बनाकर एक मजबूत खाका पारदर्शी सहकारिता का बनाने का काम किया है। आरसीसीएस के पूरे कार्यालय का कंप्यूटराइजेशन हो चुका है और आज उत्तरायण के बाद, हमारे यहां माना जाता है उत्तरायण के बाद होने वाला काम जब सूर्यनारायण उत्तर दिशा में होते वो शुभ ही होता है। इस शुभ मुहूर्त में आज आरसीएस को नया कार्यालय भी मिल रहा है। तो एक प्रकार से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के गवर्नेंस को लेकर ये 2 साल में एक पूरा चक्र घूमकर आज हम नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। नया कानून है, नए रूल्स हैं, नई ऑफिस है और नई पारदर्शी व्यवस्था भी की है। और मैं मानता हूं कि 6 जुलाई 2021 से अब तक की ये जो यात्रा है उसमें बहुत कम समय में सहकारिता मंत्रालय के सभी अधिकारियों ने ये काम किया है। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत मन से अभिनंदन और साधुवाद देना चाहता हूं। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना करने के पीछे उद्देश्य बहुत स्पष्ट था कि देश का लगभग 110 साल पुराना, 125 साल पुराना सहकारिता का आंदोलन जो समय के साथ साथ क्षीण होता जाता था, हमारे कानून भी कालबाह्य हो गए थे, इरेलीवेंट हो गए थे, हमारी व्यवस्था में भी कई प्रकार की खामियां भी खड़ी हो गई थी। जमाना हमसे बहुत आगे निकल चुका था। इंडिविजुअल तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने अपने यहां कंप्यूटराइजेशन भी किया, मॉडर्नाइजेशन भी किया, मगर ऊपर से नीचे तक पूरे सहकारिता मंत्रालय का समय के साथ कदम मिलाना बाकी था। उसके कारण आजादी के 75 साल के बाद जब पीछे मुड़कर देखने लगे तो सहकारिता आंदोलन जितनी तेज गति से आगे बढ़ना चाहिए था वो बढ़ता हुआ नजर नहीं आता था। हां, कहने को आज मैं भी गिना सकता हूं कई सारी सक्सेस स्टोरी, कई सारी सफलताएं हमारे पास उपलब्ध है, मगर एक कलेक्टिव इफेक्ट ग्रामीण अर्थतंत्र पर जो कोऑपरेटिव का पड़ना चाहिए था वो शायद नहीं पड़ा। और जब आप लक्ष्य ही ऐसा रखते हैं जो सिद्ध हो जाए तो लक्ष्य सिद्धिता का ना आनंद रहता है न इसके परिणाम मिलते हैं। अब हमने तय किया है कि मोदी जी के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में सहकारिता का एक बड़ा शेयर सुनिश्चित कर हम सहकारिता को 21वीं सदी के अंदर प्रवेश करेंगे। और मैं मानता हूं ये एक प्रकार से 19वीं सदी से हम सीधा 21वीं सदी में आएंगे, क्योंकि 20वीं सदी का परिवर्तन हुआ ही नहीं।
खैर, अब सहकारिता मंत्रालय शुरू हो गया है। आज सीआरसीएस को नया कार्यालय मिला है। लगभग 1550 वर्ग मीटर का ये बहुत स्पेशियस कार्यालय, जिसको 225 करोड़ की लागत से बनाया गया है। और मैंने अभी विजय जी को कहा है कि कार्यालय से कुछ नहीं होता, जितनी कुर्सियां रखी है एक भी खाली न हो, इसकी सुनिश्चितता कर लेना। क्योंकि मैं मानता हूं कि जो नियामक होते हैं उनको नियमन तो करना है, मगर वो जब खुद ही अभाव में होते हैं तो नियमन अच्छे से नहीं होता है। और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर ना हमारा उनको सेवा देने का लक्ष्य पूरा होता है, ना वॉचडॉग की भूमिका आप ढंग से निभा पाते हो। मैं आज जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के सभी निर्देशक मंडल के सदस्य, चेयरमैन और एमडी यहां आए, सभी को विश्वास दिलाता हूं कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से एडमिनिस्ट्रेशन का, कम्युनिकेशन का और ट्रांसपेरेंसी का कोई प्रॉब्लम आगे पर आपके लिए खड़ा नहीं होगा। हम सदैव तत्पर हैं। वर्ष 2022 में कार्यालय वहीं अटल ऊर्जा भवन में चलता था। आज नए घर में आए हैं तो मुझे इसका बहुत बहुत आनंद है। मित्रों, अभी कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी द लेगेसी ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव एक पुस्तक का अभी विमोचन हुआ है। भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद बाकी है, मगर मेरा आग्रह है कि यहां कई सारी मल्टीनेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी बैठी है, राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटियां भी बैठी। इन सब से आग्रह है कि इस पुस्तक को नीचे पैक्स तक पहुंचाने का आप काम करिए। इसका भारतीय भाषा में अनुवाद होने के बाद इस स्पिरिट को हमने नीचे तक प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी तक पहुंचाना चाहिए। चाहे अच्छे बैंक्स हो, चाहे डेयरी के क्षेत्र में काम करने वाली मल्टी स्टेट सोसाइटीज हो, इफको हो, क्रिप्को हो, ये सभी ने मिलकर इस स्पिरिट को हमारी छोटी से छोटी इकाई तक पहुंचाना चाहिए। क्योंकि सरकार के किसी भी सपोर्ट के बगैर 75 साल में हमने जो हासिल किया है वो अद्भुत है और अविश्वसनीय भी है। और अब सहकारिता मंत्रालय भी बन गया है। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि हम जो जो सुधार लाए, चाहे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में सुधार किया हो, चाहे पैक्स के मॉडल बायलॉज बनाए हो, चाहे पैक्स का कंप्यूटराइजेशन कर कर एक ही सॉफ्टवेयर पर पूरे देश के पैक्स चले ऐसी व्यवस्था करी हो, चाहे पैक्स के लिए नए नए आयाम खोलकर पैक्स को मजबूत बनाने का प्रयास किया। हर प्रयास में इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हर राज्य ने स्पिरिट के साथ सहकारिता मंत्रालय का समर्थन किया है। इसका मुझे बहुत बड़ा आनंद है। जब मोदी जी के इस इनिशिएटिव को इतना अच्छा प्रतिसाद पार्टियों के हितों से ऊपर उठकर, राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर मिल रहा है, उस वक्त जरूरत है कि सहकारिता क्षेत्र में एक नए आत्मविश्वास के प्राण फूंकने की। और मैं मानता हूं ये पुस्तक जो है द लेगेसी ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव्स कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी, ये पुस्तक समग्र सहकारिता क्षेत्र में आत्मविश्वास भरने के लिए बहुत उपयोगी होगी। इसमें 75 कहानियां हैं जो सहकारिता विभाग में 75 साल के हमारे इतिहास को
सेगमेंट वाइज 75 कहानियों में चयनित कर इसमें ढाला गया है। मित्रों, सहकारिता मंत्रालय ने 30 महीने में लगभग 60 इनिशिएटिव लिए हैं और पिछले 9 वर्षों ने मोदी जी ने सहकारिता क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका बनाकर हमारे सामने रख दी है। हमें जिस क्षेत्र के अंदर काम करना है, छोटे कस्बों में, गांवों में, किसानों के बीच में, और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के चाहे बैंक हो, चाहे अन्य प्रकार से काम करने वाली सोसाइटीज हो, सबका कस्टमर कमोबेश मध्यम वर्ग, ऊपरी मध्यम वर्ग और गरीब तबके का है। मोदी जी ने 9 साल में इस देश के गरीबों के जीवन को बहुत सरल बना दिया है। उसके खाने की चिंता समाप्त कर दी है, उसको घर दिया है, शौचालय दिया है, 5 लाख तक का हेल्थ का पूरा खर्चा सरकार उठा रही है, उसके घर में बिजली दी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करी है, ढेर सारी सुविधाएं उसको दे दी है, जिसको पूरा करने में ही उसका पूरा जीवन चला जाता था। और एक प्रकार से 60 करोड़ लोगों के जीवन में मोदी जी ने शून्यता भर दी। आज उनके पास करना क्या, वही सवाल है। 5 किलो अनाज मिल रहा है, सस्ते दाम पर घर पर बिजली आ गई है, पीने का पानी पहुंचा दिया, शौचालय पहुंचा दिया, स्वास्थ्य का भी खर्चा उनके सर पर नहीं है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर दी। तो अब वो कुछ करना चाहता है, उसके पास पूंजी नहीं है, पूंजी है भी तो बहुत छोटी सी है। तो छोटी छोटी पूंजी वाले 60 करोड़ लोगों को देश के विकास में काम करना है, पूंजी के बगैर अपने पुरुषार्थ से देश के विकास से जुड़ना है, तो इसका एकमात्र रास्ता कोऑपरेटिव है, इसके अलावे कोई रास्ता नहीं। कोऑपरेटिव के माध्यम से ये अपने काम करने का तरीका भी ढूंढ लेगा, अपने पुरुषार्थ का रास्ता भी ढूंढ लेगा, और इसके साथ साथ कोऑपरेटिव के माध्यम से अपनी आने वाली पीढ़ी को वो समृद्ध भी कराएगा। मित्रों, मैं ऐसे प्रदेश से आता हूं जिसका उदाहरण मैंने बचपन से देखा है। हमारे यहां पहले डेयरियां नहीं हुआ करती थी, गांव में पशुपालन बहुत कम लोग करते थे। आज गुजरात में 36 लाख परिवार पशुपालन के व्यवसाय के साथ, मैं व्यवसाय सोच समझ कर बोल रहा हूं, पशुपालन के व्यवसाय के साथ काम कर रहे हैं, पशुपालन के व्यवसाय में काम कर रहे हैं, और 60,000 करोड़ रुपया इनकी सालाना टर्नओवर है। ये छोटे छोटी महिलाओं ने एक क्रांति की। ये कोऑपरेटिव का चमत्कार है। मेरे राज्य में ढेर सारे कोऑपरेटिव बैंक इतना अच्छा काम किए हैं कि राज्य के हर तीसरे सफल व्यक्ति को पूछिए कि पढ़ाई लिखाई का पैसा कहां से आया, तो वो कहेगा फलाना कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेकर मैं पढ़ा था। तेरा घर कहां से आया, तो वो बताएंगे कि फलाना कोऑपरेटिव बैंक से घर दिया है। पापड़ बनाने वाली कोई स्वरोजगार करने वाली महिला को पूछेंगे कि बहन तुझे 15,000 किसने दिया, तो कोई कोऑपरेटिव बैंक से उसने लिए हैं। हजारों लोगों के, लाखों लोगों के जीवन में, चाहे गाय लेनी हो, भैंस लेनी हो, छोटा सा चिलिंग सेंटर बनाना हो, इसके पास तो कागज ही नहीं। बाकी सारी बैंकिंग व्यवस्था कागज मांगती है। मैं एक बार अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन था, तब हमारी वाडज ब्रांच में मेरी विजिट थी। तब एक बहन थोड़ा हमारे लोगों से गुस्से से संवाद कर रही थी। मैंने बुलाया, मैं कहा बहन जी क्या प्रॉब्लम है, कि मुझे मिक्सचर और वॉशिंग मशीन की लोन चाहिए और ये लोग देते नहीं है। मैंने मैनेजर को बुलाया कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तो उसने कहा साहब उसके पास कागज ही नहीं है। तो उसने कहा मेरे पास कागज होता तो मैं तेरी बैंक में क्यों आती, एसबीआई से न ले लेती लोन।
और फिर हमने एक योजना बनाई थी, कागज बगैर की लोन की योजना, 1 लाख तक की। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अभी एक फंक्शन में जाने वाला था, जा नहीं पाया वहां भाषण के लिए। मैंने डेटा मंगाया कि वो 1 लाख तक की कागज बगैर की लोन का क्या हुआ। उसमें 99.80% लोगों ने पूरा पैसा वापस दिया है, 0 एनपी। और किसी बच्चे को इसमें से लैपटॉप मिल गया, किसी के घर में वॉशिंग मशीन आ गया, किसी के घर में स्कूटी आ गई बच्चे को स्कूल जाने के लिए। ढेर सारी व्यवस्था मानवता के साथ एक कोऑपरेटिव सेक्टर ने करी है और मोदी जी ने इसको आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। कई ऐसे अद्भुत काम ये 2 साल के अंदर हुए हैं। सभी लोग मानते थे कि सहारा समूह में जो पैसा डूबा है वो नहीं आएगा। उनकी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में क्या हुआ है मुझे मालूम नहीं है, परंतु मैं बता देता हूं कि अब तक सहारा समूह के लगभग 1.5 करोड़ लोग जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट किए थे, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है और अब तक 2.5 लाख लोगों को 241 करोड़ रुपया हमने वापस भी दे दिया है। इसी प्रकार से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कानूनों को मैं जब लेकर आना चाहता था, तब ढेर सारे लोगों ने मुझे एडवाइस किया था कि साहब अभी अभी मंत्री बने हो, काहे को विरोध हो, ऐसी व्यवस्था करते हो, क्योंकि इसमें भर्ती के लिए भी पाबंदियां है, ऑडिट को कठोर किया गया है, बार बार चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध किया गया है, एनुअल रिटर्न्स के लिए भी पाबंदियां खोली है। ढेर सारी चीजें इस पर हमने कठोरता के साथ पारदर्शिता लाने के लिए की है। मगर मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। विरोध छोड़ दीजिए, किसी का शिकायत का पत्र भी मुझे नहीं मिला है। सबने नए कानून को एडॉप्ट किया है, लेटर और स्पिरिट में एडॉप्ट। ये कोऑपरेटिव सेक्टर खुद भी रिवाइव होना चाहता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कोऑपरेटिव सेक्टर सुधारों का स्वागत करता है। इसका अर्थ ही ये है कि हम भी समझते हैं कि रिवाइवल नहीं करेंगे तो हमारे सामने संकट है। एक्सपांशन तो होगा ही नहीं, अस्तित्व का भी संकट आएगा अगर विश्वसनीयता खो बैठे तो। और विश्वसनीयता नए कानून से ही आती। और बायलॉज के अमेंडमेंट से इलेक्शन, ऑफिसरों की नियुक्ति, अपील, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, लिक्विडेशन, एजुकेशन फंड का मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स की भर्ती, इस सब को हम रेगुलराइज करेंगे। इससे हमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मित्रों, ये जो मैंने सक्सेस स्टोरी की बात करी, इसमें मैं इफ्को के 2 प्रयोगों की बात भी जरूर करना चाहता हूं। इफ्को ने नैनो डीएपी और नैनो यूरिया लिक्विड बनाया है। एक प्रकार से ऐसे समय पर इफ्को ने ये कार्यक्रम हाथ में लिया और बहुत कम समय के अंदर इसको किसान के खेत तक पहुंचा दिया कि जब इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, सबसे ज्यादा जरूरत थी। भूमि संरक्षण ये हमारे लिए निहायत ही जरूरी है। तो केमिकल खाद मिट्टी में घुलने की जगह क्रॉप पर ही रहे और वहीं से पोषण प्राप्त कर वो अपना ग्रोथ भी करे, अपनी उपज भी बढ़ाए और किसान को समृद्ध भी करे और भूमि का केमिकल के जहर से घुलने के बगैर। और मैं अभी मोदी जी ने जो विकसित भारत यात्रा शुरू की है, इसमें कई गांवों में गया हूं। सबसे ज्यादा आकर्षण
इफ्को के ड्रोन से लिक्विड के छंटकाव का मैंने देखा। मैं साफ देख रहा हूं इफ्को के नए इनिशिएटिव को, नए साहस को। देश का किसान 2-5 साल में ही पिकअप करेगा और वो दिन दूर नहीं है जो खाद की थैलियों की दुकान देखते थे, इसकी जगह दवाई की दुकान जैसी खाद की दुकान हम देखेंगे, जिसमें छोटी छोटी बॉटल्स होगी। और ड्रोन एक मॉडर्नाइज खेती का नया प्रतीक बना है। एक जमाने में मैं जब बैल गए और ट्रैक्टर आए, गांव में कोई ट्रैक्टर आता था तो पूरा गांव देखने जाता था। आज गांव का पैक्स ड्रोन लेकर सभी को किराए से फर्टिलाइजर का छिड़काव कर देगा। कोई ड्रोन दीदी ड्रोन चलाती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधुनिकता से जुड़ रही है, इसका सबको विश्वास हो जाएगा। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब इतना ही कहना चाहता हूं कि हर क्षेत्र में सहकारिता में बढ़ोतरी हुई है। हम नए 2 लाख पैक्स रजिस्टर करना चाहते थे, 12,000 से ज्यादा हो गए हैं और मुझे विश्वास है कि समय के पहले हम 2 लाख मल्टी डायमेंशनल पैक्स रजिस्टर कर लेंगे। बैंकों के एक्सपांशन के लिए भी मैं कुछ कॉन्क्रीट कह नहीं सकता क्योंकि ड्यूअल कंट्रोल है, परंतु मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कठिनाइयों को हम जरूर पार करेंगे। कोऑपरेटिव बैंक्स का, अर्बन बैंकों का एक्सपांशन भी करेंगे। और मैं आज कहना चाहता हूं कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैं, इन्होंने भी आगे आना चाहिए और अपने आप को बैंक में परिवर्तित करने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। नंबर ऑफ बैंक्स बढ़ाना बहुत जरूरी है। और मैं सिर्फ कुछ आंकड़े आप लोगों की संज्ञान के लिए कहना चाहता हूं कि 2020 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन 10 हुआ था। मैं फिर से आंकड़ा बोलता हूं, 10। और 2023 में 102 नए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर हुए, मतलब 10 गुना बढ़ा है। ये परिवर्तन को हमें ज्यादा गति देनी है और ज्यादा से ज्यादा बैंक मल्टी स्टेट बने, ज्यादा से ज्यादा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैंक में कन्वर्ट हो, ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट सोसाइटी भले एक स्टेट में चलती हो वो बैंक में कन्वर्ट हो। इस दिशा में हमने आगे बढ़ना चाहिए। महत्वाकांक्षा के साथ आप अपनी सोसाइटी का लक्ष्य तय करिए, निश्चित रूप से वो सिद्ध होगा, उसका मुझे विश्वास है। आज आपको सपोर्ट सिस्टम पूरी तैयार करने के लिए सीआरसीएस का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और मुझे भरोसा है कि इससे आपके कामकाज के अंदर बहुत सरलता होगी, समय भी बचेगा, समय पर मार्गदर्शन मिलेगा, कानून की समझ भी वो आपको ढंग से दे पाएंगे और आपकी कोऑपरेटिव के साथ संवाद से आगे कैसे बढ़ना, इसका रास्ता भी इसी से निकलेगा। तो आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, विशेष कर हमारे सचिव महोदय और विशेष सचिव जो रजिस्ट्रार भी है विजय जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अल्प समय के अंदर ये कार्यालय को बनाया, 100% कंप्यूटराइज किया और सभी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को नए एक्ट के लिए तैयार करने का उन्होंने जो काम किया है, इसके लिए विभाग के मंत्री के नाते मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता चाहता हूं और आप सभी को इस नए कार्यालय से कोऑपरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से मदद मिलेगी, इसका विश्वास दिलाकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। सीधा प्रसारण आप नई दिल्ली से देख रहे थे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जो केंद्रीय पंजीयक सहकारी समितियों का कार्यालय है उसका नए भवन का उद्घाटन किया, वहां पर अपना संबोधन दिया। केंद्र की मोदी सरकार ने सहकारिता के क्षेत्र में क्या खास किया है, इसके बारे में भी खास तौर पर उल्लेख किया।